हाँ तो समझिए, अभी मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाया, उस स्ट्रेन एनर्जी को और अच्छे से समझते हैं, ध्यान देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। तो मैं ये बोल रहा था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज़ है कि जब भी कोई बॉडी एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होता है तो उस लोड के कारण उस बॉडी में एक इंटरनल एनर्जी सेटअप हो जाता है, वही जो इंटरनल एनर्जी सेटअप होता है कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, जिसका यूज वो बॉडी कुछ ना कुछ काम करने के लिए करता है कि नहीं यार? बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान देना। तो मैं ये बोल रहा था कि जो स्ट्रेन एनर्जी है जो हम निकालते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब हम बीम की बात करते हैं तो उसका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है। जब हम बार की बात करते हैं, बार में एक्सियल लोड लगता है, जो यूनिट 1 हमारा सब बीसी यही है, एक्सियल लोड लगेगा, एक्सिस पे लोड लगेगा, तो उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा बार में वो अलग फॉर्मूला होगा। शाफ्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा, उसके कारण स्ट्रेन एनर्जी अलग आएगा, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब समझिए, पहले इधर देखिए। तो हम स्ट्रेन एनर्जी देखने जा रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी, और कुछ कुछ फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना, और कुछ कुछ कंसेप्ट, 5 से 7 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए अब हम देखते हैं, ध्यान देना। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, यू। इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, वर्क एनर्जी, जूल, जूल ही है, ध्यान। स्ट्रेन एनर्जी है क्या चीज आपको समझ में आ गया? क्या है? जब लोड लगता है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? इंटरनल एनर्जी सेटअप हो जाता है, ध्यान देना। ये आपके पास कोई बॉडी है सपोज, ध्यान देना, इसमें लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है। पी लोड लगने के कारण इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। डिफॉर्मेशन दोनों तरफ आता है, अब समझा दिया है। एनालिसिस के लिए क्या देखते हैं हम? एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। ये जो डिफॉर्मेशन है इसी को हम चेंज इन लेंथ बोलते हैं, एलोंगेशन बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, स्ट्रेच बोलते हैं, ना पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ठीक है जी, समझना बात। लोड लग रहा है इसमें, और अगर हम मॉस में बात करेंगे तो ये लोड कहां तक लगेगा? हाँ, कहां तक लगेगा? इलास्टिक लिमिट। कहीं पर भी आप देखते हैं ना, ये 2 कंफ्यूजन आपको रहेगा, कहीं पर भी आप देखेंगे, सुनना मेरे बात। एक तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहीं कहीं पर लिखा रहता है। आपने कंफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। मतलब अब पढ़ेंगे तो नहीं होगा क्योंकि मैं बता दे रहा। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट, क्या कंफ्यूजन सर? पहले कंफ्यूज तो करो, जो नहीं पढ़ा उसको कंफ्यूजन ही नहीं है। नो स्टडी नो डाउट यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो कंफ्यूज तो पहले करो। कंफ्यूजन ये है कि कहीं पर आप जब हुक्स लॉ देखेंगे, हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ लिखा था कि वैलिड अप टू, क्या हुक्स लॉ बताऊंगा, ये वैलिड होता है, वैलिड अप टू। तो कहीं कहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दिखा होता है और कहीं कहीं पर इलास्टिक लिमिट लिखा होता है। और किसी किसी एग्जाम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को करेक्ट दिया है, किसी किसी एग्जाम में इलास्टिक लिमिट को दिया है, बल्कि बुक में भी दिया है। सुनो मेरी बात। तो कहीं पर जैसे मैं अभी रेजिलियंस आपको समझाया, तो रेजिलियंस भी वैलिड अगर कहाँ तक है, या फिर रेजिलियंस क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहीं कहीं पर लिखा होता है, और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है? तो किसको सही करना है और सही क्या है? और दोनों ही आंसर को कभी कभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर अलग अलग बुक में दोनों को एक सही ले लिया जाता है। तो इसका समझिए बात को, ये 2 फ्लक्चुएशन क्यों है। पहली बात तो ये समझिए, ये जो दोनों पॉइंट है सर, इस पॉइंट को अच्छे से समझाओ तो पहले कि प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट कब आता है, इलास्टिक पॉइंट कब, समझाऊंगा ना। ये पॉइंट बहुत ही पास में है। पास में मतलब सर, पास में कहने का मतलब जो है कैसे समझाओ? पास में कहने का मतलब लोड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमारा जो भी बार है, जो भी लोडिंग है, हमारा 95% जो मॉस में जो क्वेश्चन लग रहा है वो कैसे क्वेश्चन लोड लग रहा है, क्वेश्चन नहीं, लोड जो लग रहा है बार में, वो कौन सा लोडिंग है? ग्रेजुअल लोडिंग है ना। अरे जो भी हम टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? लोड धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, लोड एक झटके में थोड़ी लगा देते हैं, सडन लोड थोड़ी लगाते हैं। उसमें भी बात करेंगे एग्जाम में, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड के बारे में भी आया, हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मॉस में जो लोड जनरली आप देखते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर लिखा था कि बार सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल लोडिंग। नाम से देखिए ना, ग्रेजुअल लोडिंग मतलब लोड धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लोड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अगर हम टेस्टिंग के पे आ जाए, टेस्टिंग में जब यूटीएम मशीन में हम टेस्ट करते हैं, यूटीएम मशीन में टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो लोड को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो धीरे धीरे जब लोड हम बढ़ाते जाते हैं, ये कब तक बढ़ाते हैं? जब तक ये टूट नहीं जाता है। अब देख लेते हैं कि कितने पॉइंट पे टूटा, कितने लोड पे टूटा, तब उसका स्ट्रेंथ पता चल जाता है, कितने पॉइंट पे टूटा, अल्टीमेट पॉइंट है ना। उसी पॉइंट में इल्ड विल्ड सब आता है। यहाँ बताओ ना सर, ये वाला बताओ ना। हाँ सुनो, ये वाला।
तो जब ये लोड लगा रहे तो एक ऐसा पॉइंट, एक स्टार्टिंग से 1 न्यूटन से सपोज हमने चालू किया, तो एक सर्टेन लोड तक हमको ये देखने को मिलता है कि जिस रेट से डिफॉर्मेशन आ रहा है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा ना, तभी तो बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेन। और जब डिफॉर्मेशन आएगा तो उसको मटेरियल चुपचाप थोड़ी ना बैठता है, मटेरियल क्या करता है, रजिस्ट करता है। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही क्या है, स्ट्रेस। जब तुम लोड लगाओगे तो तुम उसको लोड लगा के बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो, दैट मींस में क्या आ रहा है, स्ट्रेन। तो बॉडी चुपचाप थोड़ी ना बैठता है, बॉडी क्या करता है, रजिस्ट करता है। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो एक सर्टेन लोड तक क्या रहता है, जितना बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है, जिस रेट से, जिस दर से, उसी दर से बॉडी में क्या जनरेट होने लगता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। जिस रेट से डिफॉर्मेशन, उसी रेट से क्या, स्ट्रेस। दैट मीन्स इन दोनों का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना स्ट्रेन आपने बॉडी पे लगाया है, लोड लगाने के कारण जितना स्ट्रेन बॉडी पे आप लेके आ रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है मतलब क्या आ रहा है बॉडी में, डिफॉर्मेशन। समझना, जब भी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाए तो स्ट्रेन आएगा, ध्यान देना। सो स्ट्रेन जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी रेट से बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो ये जो रेट है वो एक सर्टेन लोड तक ही होगा। 1 न्यूटन से क्या पता वो 10 न्यूटन ही तक हो। तो 1 न्यूटन से अगर 10 न्यूटन तक अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जहां तक जाता है, ऐसे करिए, जो स्ट्रेट लाइन, इस लिमिट को ही क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या, ये प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या फिर उल्टा भी बोल दो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो जैसे मैंने लोड बता दिया, 10 न्यूटन बोला, 1 न्यूटन से 10 न्यूटन तक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का रेंज है। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है या प्रोपोर्शनैलिटी का रेंज है, कहने का मतलब जिस रेट से डिफॉर्मेशन बॉडी में आ रहा है लोड लगाने से, उसी रेट से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी क्या आ रहा है, बॉडी में आ रहा है। इतनी बात समझ में। उसके बाद एक पॉइंट आता है, इसको मैं अच्छे समझाऊंगा, इसको अभी मैं ये कंफ्यूजन जो आता है उसको दूर करना चाह रहा, ध्यान देना। उसके बाद बॉडी में क्या आता है, इलास्टिक पॉइंट आता है। इलास्टिक पॉइंट थोड़ा सा लोड ज्यादा है, 10 न्यूटन है तो मान के चलिए कितना है, 12 न्यूटन 15 न्यूटन तक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, बहुत कम ही गैप होता है। तो ये इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट समझ में आ गया कि जिस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है उस रेट से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये इलास्टिक लिमिट क्या बताया तो आपको, ये इलास्टिसिटी है। अगर मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी है मतलब उसमें एक इलास्टिक रेंज होगा, इलास्टिक लिमिट होगा। मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि 12 न्यूटन तक तुम लोड अगर लगा रहे हो बॉडी में, 12 न्यूटन तक के लोड लगाने तक अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है और लोड को तुम छोड़ दोगे तो अपना ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। जैसे कि तुम यहाँ पर पहुंचे हो 8 न्यूटन, यहाँ पर पहुंचे 9 न्यूटन, 8 न्यूटन लोड लगाने से डिफॉर्मेशन आया, लोड को हटाओगे तो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। 9 न्यूटन लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाओगे तो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन इस 12 न्यूटन से ज्यादा तुम बढ़ जाओगे आगे, ये ग्राफ और अच्छे समझाऊंगा, अभी तो ऐसे ही बता रहा। एक 15 न्यूटन में सपोज हो, तो 15 न्यूटन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो गया है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया। मतलब 15 न्यूटन में तुम लोड लगाया और उसमें डिफॉर्मेशन आया, अब तुम लोड को छोड़ोगे तो अपना ओरिजिनल शेप में आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको वो कौन से लिमिट में आ गया, कौन से रेंज में आ गया, प्लास्टिक रेंज में आ गया। अब उसमें क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले ये समझिए, ये मैं पॉइंट समझा रहा था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों पास पास होते हैं, सुन रहे, पास पास होते हैं। तो कभी कभी हुक्स लॉ और हुक्स लॉ का एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे अच्छा आंसर जो है वो क्या है, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, तो कहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। लेकिन कई बार एग्जाम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नहीं दिया होता और वहां पर कौन सा लिमिट दिया होता है, इलास्टिक लिमिट, और उसी को टिक भी करना है, उसी को क्या करना है, टिक। तो उसको टिक इसलिए करना है बिकॉज जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है वो थियोरेटिकली है कि हुक्स लॉ वैलिड है कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, ये थियोरेटिकली है। लेकिन प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया गया है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड हो जाता है, इलास्टिक लिमिट तक। तो एक जो है थियोरेटिकली है और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकली है। समझ रहे हैं बात, इसलिए दोनों ही आंसर सही है। लेकिन पहले आंसर किसको टिक करना है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को। पहला प्रेफरेंस हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अगर हम बोले रेजिलेंस कहां तक है, मतलब रेजिलेंस मतलब क्या, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी अप टू, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट अगर दिया है और इलास्टिक लिमिट भी दिया है, दोनों दिया है, तो पहले टिक किसको करना है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नहीं दिया है, इलास्टिक लिमिट दिया है, तो किसको टिक करना है, इलास्टिक लिमिट तक। तो ये आपके पास थियोरेटिकली है और दूसरा आपके पास क्या है, इलास्टिक वाला प्रैक्टिकल। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो दोनों ही आंसर सही है, लेकिन दोनों में प्रेफरेंस पहले किसको देना है, किसको देना है प्रेफरेंस पहले, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को। क्या आपको समझ में आई इतनी बात? अब समझिए इधर बात, इधर समझिए। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाला जाएगा, जनरल फॉर्मूला कैसे होगा स्ट्रेन एनर्जी का, समझो मेरी बात, इधर आओ।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, नोट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूटीएम मशीन मतलब क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव होता है किसी मटेरियल का। ध्यान देना, जब भी कोई बॉडी यूटीएम मशीन में टेस्टिंग के लिए जा रहा है मिस्टर शैलेश, एग्जाम में पूछता है कि यूटीएम मशीन में जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच बनता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच? बिल्कुल गलत। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच यूटीएम मशीन में नहीं बनता। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप क्या बताएंगे? लोड और डिफॉर्मेशन के बीच। आज वीडियो देख लेना घर में जाके, लोड और किसके बीच बनता है? डिफॉर्मेशन के बीच। वो तो हम बनाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। एग्जाम में आया हुआ है यूटीएम मशीन में जो टेस्टिंग होता है उसमें लोड और डिफॉर्मेशन के बीच कर्व बनता है। आप घर में जाके टेस्टिंग देके नंबर ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं, यूटीएम मशीन में टेंसाइल टेस्ट लिखना, कहीं पर भी वीडियो दिखा देगा। ठीक है जी, एग्जाम में आया हुआ है पहला क्वेश्चन। यूटीएम मशीन में जब टेस्टिंग होता है तो उसमें जो ग्राफ मिलता है वो किसके बीच बनता है? लोड और डिफॉर्मेशन। ध्यान देना। सो ये आपके पास लोड है और ये आपके पास क्या है? डिफॉर्मेशन। हम जो मॉस में एनालिसिस कर रहे हैं वो कहाँ तक कर रहे हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। जिस रेट से इधर हो रहा है उसी रेट से ये भी लोड बढ़, जिस रेट से लोड बढ़ा उसी रेट से डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। ध्यान देना। इस बार में टेस्टिंग चल रही है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ग्राफ लोड और डिफॉर्मेशन के बीच स्ट्रेट बना है। ध्यान देना। तो इस बार में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक लोड लगाने से कितना इंटरनल एनर्जी सेटअप हो गया है, दैट मींस कितना स्ट्रेन एनर्जी आ गया है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर का, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच का जो एरिया है, यही बताता है कि इसके अंदर कितना एनर्जी सेटअप हो गया है। ध्यान देना। सो ये जो एरिया है वही बताएगा कितना एनर्जी सेटअप हुआ है, इंटरनल एनर्जी। और जो इंटरनल एनर्जी सेटअप हुआ है वही क्या कहलाता है? स्ट्रेन एनर्जी। सो एरिया अंडर द कर्व इन लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम। सो कौन सा एरिया दिख रहा है तुमको? ट्रायंगल दिख रहा। सो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो हाफ पी इंटू डेल या डेल इंटू पी। स्ट्रेन एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है यहीं लिख देता हूं, जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ पी इंटू डेल। सुन रहे हो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। जब आपका व्हेन बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, ऐसा लिख के आता है इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। जब बार किससे सब्जेक्टेड हो? एक्सियल फोर्स से। एक्सियल फोर्स से सब्जेक्टेड है ये बार। ध्यान देना। जब बार एक्सियल फोर्स से सब्जेक्टेड हो तो स्ट्रेन एनर्जी बताओ, पूछ रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा पूछ रहे हैं। ध्यान देना, लोड के टर्म में, डिफॉर्मेशन के टर्म में सब बता रहा है। ध्यान देना। स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है या फिर स्ट्रेन एनर्जी नहीं पूछ के क्या बोल रहा है आपको? क्या बताओ? रेजिलेंस बताओ। अब ध्यान देना, रेजिलेंस। या फिर स्ट्रेन एनर्जी पूछे या फिर रेजिलेंस पूछे, एक ही होगा। ध्यान देना। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया? हाफ पी इंटू डेल। अब इधर ध्यान देना, जब भी कोई प्रिज्मेटिक बार या फिर कोई बार जो है एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड होगा तो उसमें जो एलोंगेशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, वो आता है PL अपॉन ए। सर ये तो बताया नहीं, इसको बताऊंगा PL अपॉन ए कैसे आता है बताऊंगा। चेंज इन लेंथ ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। क्या है? PL अपॉन ए। सोना नहीं यार, PL अपॉन ए। ये क्या चीज? चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन। यहां रखो। U इज इक्वल टू हाफ P, डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा? PL अपॉन ए। सो स्ट्रेन एनर्जी बोलूं या फिर रेजिलेंस बोलूं, कितना हो जाएगा? P स्क्वायर L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। कितने बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको ये जो है रेजिलेंस का फॉर्मूला है या फिर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है जब बॉडी किससे सब्जेक्टेड है। ठीक है जी। ये जो फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का, ये लोड के टर्म में है। लोड के टर्म मतलब सर, अरे फॉर्मूला में लोड दिख रहा है ना, P इज द लोड, L इज द लेंथ, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड E इज व्हाट? इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सब भी तो बताऊंगा अभी, धीरे धीरे बताऊंगा जो भी मटेरियल का बनाऊंगा उसका E। अब सुनो मेरी बात, अगर इसी फॉर्मूला को स्ट्रेस के टर्म में देखना है, स्ट्रेस किसके टर्म में देखना है? स्ट्रेस के टर्म में। इधर देखो, सो स्ट्रेस क्या होता है, मतलब फॉर्मूला उसका P स्क्वायर L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। ये भी है लोड के टर्म में। स्ट्रेस कहाँ से निकालोगे? स्ट्रेस मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स है और ये एरिया है, स्ट्रेस बन सकता है। लेकिन यहाँ पर P स्क्वायर और यहाँ पर क्या है?
ए सिंगल ए है, तो सिंगल ए को अगर डबल ए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि डिनोमिनेटर में एक का मल्टीप्लाई कर बस कर दें, करना है तो दोनों करना पड़ेगा। हाँ यस वेरी गुड। सो ए और ए इसका तो मतलब कुछ नहीं है ना। हाँ तो ये ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा का स्क्वायर, क्योंकि पी अपॉन ए इज द स्ट्रेस। सो स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम बात करें तो पी स्क्वायर और ये ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और पी अपॉन ए सिग्मा और स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया यूज, ये यूज हो गया। ये एरिया और लेंथ, एरिया मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। सो 2E, ए तो ये सिग्मा बन गया ना, नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 2E। तो ये भी फॉर्मूला एग्जाम में कितने बार पूछ लिया गया है, रेजिलियंस का और स्ट्रेन एनर्जी का सर। यस, सिग्मा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E। ये रेजिलियंस का फॉर्मूला है या फिर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है जब बार किससे सब्जेक्टेड है, एक्सियल फोर्स से। सुन रहे हो मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी सुनो। इसको हटा देता हूं, तुम मतलब अब ध्यान दीजिए। स्ट्रेन एनर्जी का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो है हाफ पी इंटू डेल। जब बार जो है एक्सियल फोर्स से सब्जेक्टेड रहे तो जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। स्ट्रेस के टर्म में अगर हम बात करें, सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, इधर देखो। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है, आप समझिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। इधर देखो, लोड और डिफॉर्मेशन, सुनो, लोड और डिफॉर्मेशन ग्राफ में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, समझना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में, लोड और डिफॉर्मेशन ग्राफ में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो एरिया मिलता है वो क्या देता है? भाई अब ये बुक की लैंग्वेज से मैं हट के बता रहा, समझाने वाली लैंग्वेज में, फिर सुनना। लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में, लोड और, तुरंत बता देना आंसर, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। लोड और डिफॉर्मेशन ग्राफ में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक का जो एरिया है, अंडर द एरिया, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो कर्व बना है, लाइन बना है, उसका जो एरिया है वो क्या देता है? एरिया क्या देता है? क्या देता है? हाँ, स्ट्रेन एनर्जी। और अच्छा करो उसको, स्ट्रेन एनर्जी नहीं पूछा था, ऑब्वियस सी बात है, और उसको अच्छा करो, रेजिलियंस देता है। हाँ ना भाई, ये स्ट्रेन एनर्जी बोलूं या फिर रेजिलियंस बोलूं, वही तो बोल रहा हूं बार बार। ठीक है जी, अब सुनो, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन में कुछ और देता है ये एरिया। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम होगा तो ये एरिया कुछ और देगा, वो क्या देगा भी बता रहा हूं, दोनों अलग है, समझना। लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो एरिया है वो रेजिलियंस देता है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक एरिया कुछ और देता है, वो क्या देता है मैं बता रहा हूं, वो भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है जी, तो ये जो लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में, ग्राफ में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक का जो एरिया है वो स्ट्रेन एनर्जी, या फिर एग्जाम में क्या पूछा था, ये क्या दे रहा है, रेजिलियंस दे रहा है। लेकिन यही जब लोड और डिफॉर्मेशन की जगह स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाए और यही यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आ जाए और यही जो एरिया है वो कुछ और देगा, वो क्या देगा एग्जाम में पूछा है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, इधर आइए। सो अभी हम, क्या यहां तक विजिबल है? ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, जो मैं आपको रेजिलियंस बता रहा, रेजिलियंस अरे यार हटाओ, यहाँ तो दिख रहा होगा। रेजिलियंस, सुनो यार, रेजिलियंस आपको समझ में आया? रेजिलियंस क्या है? स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन एक लिमिट लगा दिया गया है कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होगा उसको मैं रेजिलियंस बोल दूंगा, नाम ही तो है और क्या है, बाकी स्ट्रेन एनर्जी तो है ये, सही बात है। अब इसमें समझिए, ये रेजिलियंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया जी। पी लोड के टर्म में पी स्क्वायर एल 2 टाइम्स ऑफ ए, स्ट्रेस के टर्म में सिग्मा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। चल गया पता, चल गया। रेजिलियंस बोलूंगा तो कहां पर मिलेगा? लोड और डिफॉर्मेशन में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो एरिया है वो रेजिलियंस देगा। इतनी भी क्लियर हो गई? सब एग्जाम में आया हुआ है, 3-4 चीजें जो बोला सब एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में ये भी फॉर्मूला पूछा यार, हाफ पी इंटू डेल। ठीक है, ध्यान देना।
तो ये हो गया रेजिलियंस। एग्जाम में प्रूफ रेजिलियंस पूछता है, प्रूफ रेजिलियंस बताओ, एग्जाम में आया हुआ है, प्रूफ रेजिलियंस बताइए। रेजिलियंस तो समझ में आ गया, अब ये प्रूफ रेजिलियंस का क्या फंड है इसको समझिए। एग्जाम में आया, यस आया एग्जाम में, तो समझिए बात। रेजिलियंस क्या चीज है? अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक हम लोड लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कितना लिया था मैंने, 10 न्यूटन लिया था। तो 10 न्यूटन का लोड जब 10 न्यूटन तक लोड लगाऊंगा तो मैं लिमिट कौन सी लिमिट में था? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। वहां 10 न्यूटन तक क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही था। यानी कि 5 न्यूटन का लोड लगाऊंगा तो भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। 1 न्यूटन से 10 न्यूटन तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ना। तो रेजिलियंस मतलब क्या? अगर मैं 5 न्यूटन का लोड लगाऊं, 4 न्यूटन का लोड लगाऊं, 3 न्यूटन का लोड लगाऊं, 8 न्यूटन का लोड लगाऊं, 10 न्यूटन के अंदर कितने में भी लोड लगाऊं और जो उसके अंदर एनर्जी सेटअप होगी, जैसे ये 10 न्यूटन तक यहां तक एनर्जी है ना, सपोज ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, तो ये रेजिलियंस क्या लाएगा कि इसके अंदर की जितनी एनर्जी, सपोज मैं 3 ही न्यूटन का लोड लगा तो इतना एरिया मिलेगा, 4 का लगाया तो इतना एरिया मिलेगा। तो समझिए रेजिलियंस मतलब अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इज कॉल्ड रेजिलियंस। लेकिन प्रूफ रेजिलियंस क्या है? अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जितनी मैक्सिमम एनर्जी बॉडी में सेटअप हो सकती है, वो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या कहलाती है? प्रूफ रेजिलियंस। समझ गए क्या? यानी कि 10 न्यूटन तक रेंज है तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन लगे बॉडी में, और जो पूरा का पूरा एनर्जी आ जाए, पूरा का पूरा जो एरिया अगर आ जाए 10 न्यूटन तक का, वो क्या कहलाएगा? प्रूफ रेजिलियंस। तो समझ रहे हो क्या? ये अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, सुन रहे हो? अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या फिर कहीं पर लिख के आ जाए अप टू इलास्टिक लिमिट, घबराओगे नहीं ना? हाँ। प्रूफ रेजिलियंस क्या चीज है? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी, मैक्सिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो एनर्जी सेटअप हो रही है, जो इंटरनल एनर्जी सेटअप हो रही है, सही बात है। ये मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी सेटअप होगी वो क्या कहलाएगी? प्रूफ रेजिलियंस। पूरे होल वॉल्यूम में, हाँ, जो पूरा होल वॉल्यूम में, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये क्या बोलती है सर? होल वॉल्यूम मतलब क्या? मतलब जो लोड, मतलब जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो इंटरनल एनर्जी सेटअप हो रही है उस पूरे बॉडी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, कहने का था पूरे बॉडी के वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन है। कोई किसी बॉडी के एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं है ना। ये क्यों बोल रहे हैं होल वॉल्यूम? ऐसा वर्ड क्यों बोलो? जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार ऐसा वर्ड आ गया था कि जो प्रूफ रेजिलियंस होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि होल वॉल्यूम होता है, तो पूरे वॉल्यूम में, ऐसा एक यूनिट वॉल्यूम में नहीं होता कि जैसे कि 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे चर्चा कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, पूरे 10 मीटर, पूरे 10 मीटर के वॉल्यूम पे चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम पे नहीं बात कर रहे हैं, एक, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम इसमें आएगा, इसलिए वो एग्जाम में होल वॉल्यूम पूछा था, मतलब वो टर्म था होल वॉल्यूम। समझ रहे हो कि नहीं? वो जितना मटेरियल पूरे वॉल्यूम पे, एक यूनिट वॉल्यूम पे नहीं, ठीक है ना? यूनिट वॉल्यूम मतलब समझ गए, एक वॉल्यूम। हाँ, तो होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी में अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी सेटअप हो रही है उसको हम रेजिलियंस ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रूफ रेजिलियंस। इतनी बात समझ में आ गई? एक और टर्म है, ध्यान देना, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या चीज है? इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को यू से और रेजिलियंस को भी यू से डिनोट करते हैं, लेकिन मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। ये क्या होता है? रेजिलियंस, रेजिलियंस पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। मतलब बॉडी के हर एक वॉल्यूम पे कितना स्ट्रेन एनर्जी सेटअप हो रहा है। रेजिलियंस को भी क्या बोल सकता हूं? सिंपली स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकता हूं। क्यों? तो हर बॉडी, जैसे ये पूरा बॉडी, इसका वॉल्यूम पता नहीं कितना है, मेरे को नहीं मालूम, 15 मीटर क्यूब है, क्या है, जो भी है दुनियादारी, मुझे पूरे वॉल्यूम से मतलब नहीं है। एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी सेटअप हो रहा है, ये क्या कौन बताता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या पता पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी सेटअप हो रहा है? पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी सेटअप हो रहा है होल वॉल्यूम में, अब मैक्सिमम, वो प्रूफ रेजिलियंस बताता है। पूरे बॉडी में अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जितना इंटरनल सेटअप हो रहा है वो रेजिलियंस बताता है। लेकिन इस पूरे बॉडी के हर एक वॉल्यूम में, हर एक पर यूनिट वॉल्यूम पे, एक वॉल्यूम पे कितना एनर्जी सेटअप हो रहा है, ये कौन बताएगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस।
तो जो एनर्जी सेटअप हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो हर एक यूनिट वॉल्यूम पे, वो कौन बताता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। समझ में आ गया? इधर ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया। तो फॉर्मूला कैसे आएगा? वी नो दैट ना रेजिलियंस, बताओ, सिग्मा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई डिवाइड बाय वॉल्यूम है। ये तो मैंने रेजिलियंस का फॉर्मूला लिख दिया, नीचे वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ध्यान देना, सिग्मा स्क्वायर, क्या ये विजिबल है? ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 2e। ध्यान देना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2e। इधर देखो, ये मैं आपको बताया नहीं हूं, अभी जस्ट बता दूंगा। सिग्मा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू सिग्मा लिख सकते हैं, ये 2 इधर रख दो। तो ध्यान देना, सिग्मा अपॉन ई कैसे हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, आपको पता चलेगा, आप घबराना मत। तो स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। ठीक है जी, तो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन। सर ये तो बताए नहीं आप, और ये भी नहीं बताए थे आप, पीएल अपॉन ई। अरे बताऊंगा ना यार, रुको ना, ये भी बताना है, ये भी बताना है। ये जब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट तो इसकी चर्चा हो जाएगी। जब मैं बताऊंगा कि चेन लेंथ निकालते हैं प्रिज्मेटिक बार में, उसमें तो पूरा मुझे सीरीज बताना, 4-5 क्वेश्चन बताने अलग अलग जो एग्जाम में आए हैं, तो ये भी पता चल जाएगा, उसमें बताऊंगा, सब बताऊंगा। इधर देखो, तो सिग्मा अपॉन ई को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन। ये 1/2 दैट मीन्स हाफ, ये सिग्मा, और सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बन गया है? स्ट्रेन। अब इधर देखिए ये क्या लिख रहा है? हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये क्या बना था? हाफ पी इंटू डेल। तो ये हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन है, दैट मीन्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन, और ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो जो उसके अंदर का जो एरिया है, ये एरिया, तो ये इस एरिया स्मॉल यू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक का जो एरिया है वो क्या बताता है? तो क्या बताता है? लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक एरिया क्या बताता है? ठीक है जी। सो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बताता है। कि आपको समझ में आया क्या? तो ये भी फॉर्मूला पूछा गया है कि हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या बता रहा है। तो क्या बता रहा है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस समझ में आया, फिजिकली क्या बता रहा है आपको दिमाग में गया। हर एक बॉडी के हर एक वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में नहीं, हर एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी सेटअप हो गया है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर। अगर हम बात करें तो हर एक वॉल्यूम में, 10 वॉल्यूम है तो 1 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में, हर एक वॉल्यूम में। समझे कि नहीं समझते यार ये सब चीज़ को? हाँ, तो 3 चीज़ें आप समझिए, रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। फॉर्मूला आपने देखा है, P² L/2 टाइम्स ऑफ AE। ये और भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2E। और ये प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। एग्जाम में आया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस? यस आया है। ठीक है जी, लिखो इसको। तो अब आपसे आप घबराएंगे नहीं,